नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, गुप्त साम्राज्य। हाँ, गुप्त साम्राज्य भारतीय इतिहास का एक कह सकते हैं सुनहरा दौर। बिल्कुल। हम इसके उत्थान, इसके प्रमुख शासकों, उनकी क्या उपलब्धियां रहीं और फिर आखिरकार इसका पतन क्यों हुआ, इस सब पर थोड़ी गहराई से नजर डालेंगे। सही कहा। शुरुआत तो कहते हैं श्रीगुप्त ने की थी, पर जो असली नींव रखी गई वो थे चंद्रगुप्त प्रथम, लगभग 319 ईस्वी के आसपास। यहीं से कहानी असल में दिलचस्प होती है। बिल्कुल। चंद्रगुप्त प्रथम, इनका लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह, ये बहुत महत्वपूर्ण था। हाँ, ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, है ना, ये तो एक तरह का गठबंधन था। सही, एक रणनीतिक कदम। इसने गुप्त वंश को वो सामाजिक और राजनीतिक मजबूती दी जिसकी उन्हें शायद जरूरत थी। और इसने उनके बेटे समुद्रगुप्त के लिए भी रास्ता तैयार किया। हाँ बिल्कुल, एक मजबूत आधारशिला रखी गई कह सकते हैं। फिर आते हैं समुद्रगुप्त, जिन्हें कई लोग भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। हाँ, ये उपाधि काफी प्रसिद्ध है। और प्रयाग प्रशस्ति, हाँ, इलाहाबाद का वो स्तंभ लेख, उसमें उनकी विजयों का जिक्र है, उत्तर से दक्षिण तक। उनके सैन्य अभियानों का विस्तृत वर्णन है उसमें। पर यह भी देखना चाहिए कि ये एक तरह का शाही प्रचार भी था। अच्छा, मतलब उन्हें एक आदर्श शासक के तौर पर दिखाने की कोशिश। हाँ, एक अजेय सर्वगुण संपन्न राजा। लेकिन दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा, कि वो सिर्फ योद्धा नहीं थे। हाँ, वो एक कवि भी थे और वीणा भी बजाते थे। कमाल है ना। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि वो सिर्फ जमीन जीतना नहीं चाहते थे, एक सांस्कृतिक पहचान, एक भव्यता का निर्माण भी उनके जहन में था। उनकी विजयों ने तो बड़े इलाके को जोड़ाई, पर कला साहित्य को जो उन्होंने बढ़ावा दिया, उससे एक सांस्कृतिक एकता की भी नींव पड़ी। ये सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं था। और फिर वो दौर आता है जिसे हम सब स्वर्ण युग कहते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। हाँ, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इनके समय में साम्राज्य शायद अपने शिखर पर था। उन्होंने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया, जो कला और ज्ञान का एक बड़ा केंद्र बन गई। सही। और उनके दरबार में नवरत्न थे। हाँ, नवरत्न, कालिदास, वराहमिहिर जैसे 9 अद्भुत विद्वान जी, जिन्होंने साहित्य, विज्ञान, कला सबको नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। और शकों पर उनकी विजय, वो भी तो बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी बात। शकों को हराना सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, पश्चिमी भारत पर नियंत्रण और वो महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग, हाँ, वो सब गुप्तों के हाथ आ गए। बिल्कुल। और जब हम स्वर्ण युग कहते हैं तो ये सोचना भी जरूरी है कि ये स्वर्ण किसके लिए था। मतलब जाहिर है, विद्वान, कलाकार, वैज्ञानिक जैसे आर्यभट्ट, वराहमिहिर, कालिदास, ये सब फले फूले। अजंता की गुफाओं में अद्भुत कलाकृतियां बनी। हाँ। हिंदू धर्म को भी संरक्षण मिला, पर बौद्ध और जैन धर्मों के प्रति भी सहिष्णुता थी। ये समाज की स्थिरता दिखाता है। लेकिन आम आदमी का जीवन, उस पर स्रोत थोड़ी कम रोशनी डालते हैं। ये एक पहलू है जिस पर और शोध की गुंजाइश है। खैर, इसके बाद कुमारगुप्त प्रथम आए और उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी। जी, नालंदा, जो आगे चलकर ज्ञान का एक विश्व स्तरीय केंद्र बना। ये दिखाता है कि गुप्त शासक शिक्षा को कितना महत्व देते थे। और फिर स्कंदगुप्त, जिन्होंने हूणों के आक्रमण को रोका। हाँ, हूण, मध्य एशिया से आए वो भयानक हमलावर। स्कंदगुप्त ने बड़ी बहादुरी से उनका सामना किया। लेकिन यहीं से शायद साम्राज्य के कमजोर होने के निशान दिखने लगे थे। बिल्कुल। स्कंदगुप्त की जीत के बावजूद वो हमले लगातार होते रहे और इसका असर शाही खजाने पर पड़ा। तो पतन के कारण क्या थे? एक तो ये हूणों के हमले हो गए। हाँ, हूणों के लगातार हमले। फिर स्कंदगुप्त के बाद उतने योग्य उत्तराधिकारी नहीं आए, केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ने लगी। और वो प्रांतीय शासक, हाँ, वो सबसे अहम कारण शायद, जिन्हें पहले स्वायत्तता दी गई थी, वो धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगे। साम्राज्य का जो ढांचा था वो बिखरने लगा। तो मतलब एक वक्त की ताकत ही बाद में कमजोरी बन गई। कुछ ऐसा ही लगता है। तो कुल मिलाकर देखें तो गुप्त काल सिर्फ एक राजनीतिक या सैन्य शक्ति का दौर नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो ज्ञान, विज्ञान, कला, इन सब क्षेत्रों में भारत के सबसे रचनात्मक युगों में से एक था। खासतौर पे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का समय। सही कहा। और इसने आने वाले समय के लिए एक बहुत गहरी सांस्कृतिक और प्रशासनिक छाप छोड़ी। हाँ। और अंत में एक विचार करने लायक बात यह है जो स्रोतों से उभरती है, गुप्त शासन प्रणाली वो बड़ी दिलचस्प थी। कैसे? उसमें केंद्रीय नियंत्रण भी था और प्रांतीय स्वायत्तता भी, एक तरह का संतुलन था। अच्छा। तो सवाल ये उठता है कि क्या यही संतुलन शुरू में उनकी सफलता का राज था, और क्या बाद में जब केंद्र कमजोर हुआ तो यही विकेंद्रीकरण उनके बिखराव की वजह बन गया? ये सोचने वाली बात है कि कैसे एक सिस्टम की खूबी समय के साथ उसकी खामी बन सकती है। इस पर वाकई गौर किया जा सकता है।